ये है इंडिया का मैप। इसमें जितना आप नॉर्थ की तरफ जाओगे आपको गरीब लोग ज्यादा दिखेंगे, वहीं अगर आप साउथ की तरफ बढ़ते हो तो आपको अमीर लोग ज्यादा दिखेंगे। आई नो कि सुनने में काफी अजीब लगता है, लेकिन किसी देश में अमीर और गरीब लोगों का होना कोई अलग बात नहीं है। लगभग हर देश में ऐसा होता है, लेकिन इसे जियोग्राफिकली गरीब और अमीर लोगों का डिवाइड होना काफी सरप्राइजिंग और इंटरेस्टिंग है। लेकिन बोलने से क्या होता है, इसे प्रूव करने के लिए हमें डेटा चाहिए। कितने पैसे होने के बाद एक आदमी अमीर होता है इसकी कोई डेफिनेशन नहीं है, लेकिन कितने कम पैसे होने से एक आदमी गरीब होता है इसकी डेफिनेशन है। इंडिया में इसे बिलो पॉवर्टी लाइन कहते हैं, यानी जो इंसान साल का 27,000 या फिर उससे कम कमा रहा है, यानी एक दिन में 75 रुपए या फिर उससे कम कमा रहा है, उसे हम गरीब कह सकते हैं। तो देख लेते हैं कि इंडिया में कहाँ कितनी गरीबी है। लेकिन सबसे पहले ये नाम सुनिए और बताइए कि ये लोग कौन से इंडियन स्टेट से आते हैं। शिव नडाल, मिस्टर नारायण मूर्ति, लक्ष्मी मित्तल और गौतम अदानी। इनको किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। ये लोग इंडिया के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में आते। लेकिन अमीर होने के साथ ही एक और फैक्टर है जो इन सब लोगों में कॉमन है कि ये लोग या तो साउथ सेंट्रल या फिर वेस्टर्न इंडिया से आते हैं। और इससे भी हैरानी की बात यह है कि नॉर्दर्न और ईस्टर्न इंडिया में से ऐसा कोई भी नहीं है जो टॉप 10 की लिस्ट में आ सके, यानी कोई टाटा या फिर अंबानी जैसा इंडस्ट्रियलिस्ट हो। फाइनली ये रहा डेटा। इंडिया की सुप्रीम प्लानिंग अथॉरिटी नीति आयोग ने गरीबी के ऊपर जो रिपोर्ट निकाली उसमें बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मेघालय, आसाम एक्सेट्रा जैसे स्टेट में गरीबी ज्यादा है, जबकि पौंडीचेरी, केरला, आंध्रा, कर्नाटका, तमिलनाडु जैसे साउथ के स्टेट्स में गरीबी कम है। हालांकि नॉर्थ के कुछ स्टेट्स जैसे दिल्ली और चंडीगढ़ में गरीबी कम देखी गई है, लेकिन अगर हम ये देखें कि 25% से ज्यादा गरीबी कहाँ है तो हमें सिर्फ नॉर्थ के स्टेट्स ही दिखेंगे। लेकिन ऐसा है क्यों? 2022 में इंडिया की टोटल पॉपुलेशन थी 141 करोड़। अब इस इंडिया की टोटल पॉपुलेशन के डिस्ट्रीब्यूशन में भी एक बैलेंस है, और वो ये है कि इंडिया के लगभग 50% लोग नॉर्दर्न और ईस्टर्न इंडिया में रहते हैं और बाकी 50% लोग वेस्ट, सेंट्रल या फिर साउथ इंडिया में रहते हैं। यानी ह्यूमन रिसोर्स दोनों तरफ बराबर है, फिर भी साउथ और सेंट्रल इंडिया में लोग ज्यादा अमीर हैं और ईस्टर्न इंडिया में गरीब हैं। इस डिफरेंस को हम डेटा की हेल्प से देखते हैं। देखो, अगर हमें किसी देश की इकोनॉमिक सिचुएशन को समझना है तो हमें उसे जीडीपी की टर्म में देखना होगा। जिस तरीके से कंट्री की जीडीपी होती है उसी तरह हम स्टेट्स की जीडीपी भी देख सकते हैं। इंडिया में लगभग 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज। अगर हम स्टेट वाइज जीडीपी देखें तो हमें कुछ ऐसी पिक्चर दिखती है। स्टेट की जीडीपी से साफ पता चल रहा है कि सदर्न, वेस्टर्न और सेंट्रल इंडिया की जीडीपी ज्यादा है, और जितना हम नॉर्थ और ईस्ट की तरफ बढ़ते हैं जीडीपी कम होना स्टार्ट हो जाती है। लेकिन जीडीपी को हम इतना इंपॉर्टेंस दे क्यों रहे हैं? क्योंकि जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मतलब है कि साल में उस कंट्री या फिर स्टेट ने कितने पैसे बनाए अपने हर एक सर्विस और प्रोडक्ट को बेचकर। अब ये पैसे बन सकते हैं एग्रीकल्चर से, इंडस्ट्रीज से, एक्सपोर्ट से एक्सेट्रा। अब अगर हम इसे एक आम आदमी की नजर से देखना चाहते हैं तो हमें देखना होगा कि हर स्टेट की एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज में क्या सिचुएशन है, क्योंकि इन्हीं दो सेक्टर से एक आम आदमी जुड़ा होता है। तो ये सबसे पहले बात करते हैं एग्रीकल्चर। सरप्राइज्ड, जीडीपी में नीचे रहने वाले स्टेट्स की एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ज्यादा है और ऊपर रहने वाले स्टेट्स की कम, जबकि इसका उल्टा होना चाहिए था। ऐसा क्यों है, इसे जानने से पहले हम ये देखते हैं कि ये स्टेट्स इंडस्ट्रीज में कहां पर हैं। अब इस रिपोर्ट में हम टोटली ऑपोजिट पिक्चर देख रहे हैं। जीडीपी में ऊपर रहने वाले स्टेट्स में इंडस्ट्रीज भी ज्यादा है और नीचे रहने वाले स्टेट्स में इंडस्ट्रीज कम। मतलब ईस्ट और नॉर्थ के स्टेट्स ज्यादा डिपेंडेंट है एग्रीकल्चर पर, और साउथ सेंट्रल और वेस्टर्न इंडिया के जो स्टेट्स हैं वो ज्यादा डिपेंडेंट है इंडस्ट्रीज पर। अगर हम सिर्फ साउथ के 5 स्टेट्स की इंडस्ट्रीज को कंबाइन कर दें तो उसमें 1447 इंडस्ट्रीज पार्क हैं, जो कि पूरे इंडिया का 37% है। तो इस डेटा से ये बिल्कुल क्लियर है कि जिन स्टेट्स में ज्यादा इंडस्ट्रीज हैं उनमें वेल्थ भी ज्यादा है, क्योंकि इंडस्ट्रीज ज्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट करती है, इकोनॉमी में ग्रोथ लाती है और इसका सीधा इफेक्ट होता है स्टेट के डेवलपमेंट पे। वहीं एग्रीकल्चर नेसेसरी तो है, लेकिन इसकी भी अपनी कुछ लिमिटेशन है। फर्स्ट, एग्रीकल्चर नेचुरल फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, जैसे वेदर, क्लाइमेट, सॉइल कॉम्पोजिशन, और इसके साथ साथ नेचर पर भी, यानी बारिश पड़ेगी या फिर सूखा रहेगा। इसीलिए एग्रीकल्चर प्रोडक्शन अनप्रिडिक्टेबल है। अगर प्रोडक्शन कम हुआ तो इनकम भी कम ही होगी। सेकेंड, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ज्यादा या कम हो रही है ये इस बात पर भी डिपेंड करता है कि एडवांस्ड मेथड यूज किए जा रहे हैं या फिर नहीं।
हालांकि ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद इंडिया के एग्रीकल्चर में खास ग्रोथ हुई थी, लेकिन अगर इसे दुनिया के बाकी देशों से कंपेयर करें तो अभी भी हम काफी पीछे हैं। जैसे चाइना और यूएस अपने एग्रीकल्चर को काफी ज्यादा ऑटोमेट कर चुके हैं, वहीं पर इंडिया का एग्रीकल्चर अभी भी लेबर इंटेंसिव है और हमें लोगों की जरूरत पड़ती है। वहीं चाइना और यूएस की जो जमीनें हैं उन्हें कम्प्लीटली इरिगेशन प्रोवाइड की गई है, लेकिन इंडिया में अभी भी हमारे लोग बारिश का ही इंतजार करते हैं, खासकर हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन में भी, यानी फल सब्जियां वगैरह, जहां से सबसे ज्यादा रेवेन्यू आता है उसमें भी हम चाइना और यूएसए से पीछे हैं। थर्ड, एग्रीकल्चर सीजन पर भी डिपेंडेंट है, यानी खेती से जुड़े लोगों के पास पूरे साल एम्प्लॉयमेंट नहीं होता है। एग्रीकल्चर में सिर्फ उन्हें उन्हीं सीजन्स में एम्प्लॉयमेंट मिलता है। जो लोग गेहूं और चावल की खेती करते हैं उन्हें बाकी टाइम इनकम जनरेट करने के लिए कुछ और भी करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल महात्मा गांधी, नरेगा एक्सेट्रा। इसके बाद हम ये भी देख सकते हैं कि कोई स्टेट कितना अमीर है ये इस बात पर भी डिपेंड करता है कि उस स्टेट में रहने वाले लोगों का एजुकेशन लेवल क्या है और वहाँ पर गवर्नमेंट की पॉलिसीज क्या है। रिसर्च बताती है कि एवरेज स्कूलिंग ईयर यानी स्कूल में बिताए गए साल अगर एक साल भी बढ़ता है तो जीडीपी 40 साल में 0.37% तक बढ़ सकती है। हाईली एजुकेटेड पॉपुलेशन को फ्यूचर ग्रोथ और इकोनॉमी के लिए काफी बेनिफिशियल माना जाता है, क्योंकि एजुकेटेड वर्कर मुश्किल काम जैसे साइंस, टेक्नोलॉजी एक्सेट्रा ज्यादा एफिशिएंटली कर सकता है और वो नई सोच और तरीकों की भी ज्यादा इज्जत करेगा। और अगर एजुकेटेड लोग एग्रीकल्चर को भी करते हैं तो उसमें भी वो लेटेस्ट मेथड को यूज करने की कोशिश करेगा। चलिए डेटा देखते हैं कि एजुकेशन के मामले में इंडियन स्टेट कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। कंपैरिजन साफ है। महाराष्ट्र, आंध्रा, तमिलनाडु, केरला, गुजरात जैसे स्टेट जो जीडीपी में सबसे आगे हैं, वहाँ पर ग्रेजुएटेड पॉपुलेशन रेट भी ज्यादा है। यानी इससे ये चीज क्लियर है कि हायर एजुकेशन रेट्स, इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टेट की इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए काफी ज्यादा जरूरी है। अब हम में से कई सारे लोग कहेंगे कि इंडिया तो एक ही कंट्री है, फिर कुछ स्टेट में एग्रीकल्चर ज्यादा हो रहा है और कुछ स्टेट में कम, ऐसा क्यों है? तो इसे जानने के लिए हमें इंडिया की ज्योग्राफी को समझना होगा। इंडिया के नॉर्थ और नॉर्थ ईस्टर्न साइड में फैले हुए हैं इंडिया के सबसे बड़े हिमालयन रेंज। हिमालयन रेंज एक दीवार की तरह एक्ट करते हैं। ये चाइना और तिब्बत की तरफ से आने वाली सूखी ठंड को रोकते हैं, इसलिए उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल में इतनी ठंड नहीं पड़ती जितनी लद्दाख या फिर तिब्बत जैसी जगहों पर पड़ती है। वहीं ये दूसरी तरफ ईस्ट और वेस्ट से आने वाली गर्म हवा को चाइना और तिब्बत की तरफ जाने से रोकते हैं, इसीलिए ये गर्म गीली हवा नॉर्दर्न और ईस्टर्न स्टेट्स में बारिश करवाती है। इसी तरह हिमालय और ग्लेशियर से निकलने वाली नदियां ऑलमोस्ट पूरे साल भरी रहती है। पानी की कमी ना होने की वजह से ईस्टर्न और नॉर्दर्न स्टेट्स में जमीन ज्यादा फर्टाइल है। वहीं अगर हम साउथ और सेंट्रल इंडियन स्टेट्स की बात करें तो वहाँ पर कम ऊंचाई वाले ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट्स के हिल्स हैं। कम ऊंचाई होने की वजह से ये रेंजेस समुद्र से आने वाली गीली हवा को ज्यादा रोक नहीं पाते और सिर्फ कोस्टल एरियाज में ही ज्यादा बारिश करवा देते हैं। यानी ईस्टर्न और नॉर्दर्न स्टेट्स जैसे भरपूर पानी और उपजाऊ जमीन के रिसोर्सेज इन स्टेट्स के पास है ही नहीं। और इसी जियोग्राफिकल रीजंस की वजह से हमें नॉर्दर्न और ईस्टर्न स्टेट्स में ज्यादा एग्रीकल्चर देखने को मिलता है। सदर्न और सेंट्रल इंडिया के पास पहले से ही एग्रीकल्चर रिसोर्सेज नहीं थे, इसीलिए उन्होंने ट्रेड पर ज्यादा ध्यान दिया। इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि अगर किसी रीजन के पास एग्रीकल्चर रिसोर्सेज ना हो तो उन्हें अपनी ट्रेडिंग पोटेंशियल को इंक्रीज करना ही होगा अगर उन्हें डेवलप होना है तो। बिजनेस एंड कॉमर्स के साथ साथ रिच स्टेट्स, खासकर सदर्न स्टेट्स ने पॉपुलेशन के डेवलपमेंट पर भी काफी फोकस किया। इंडिपेंडेंस यानी 1947 में तमिलनाडु, आंध्रा, कर्नाटका एक्सेट्रा ऑलमोस्ट दूसरे स्टेट्स के बराबर ही थे, लेकिन इसके बाद यहाँ की गवर्नमेंट ने एक के बाद एक ऐसी पॉलिसीज लाई जिससे वो दूसरे स्टेट से आगे बढ़ गए। फॉर एग्जाम्पल 1957 में पहली बार तमिलनाडु में मिड डे मील शुरू किया गया, जिससे स्टेट में स्कूल एनरोलमेंट ज्यादा हुई, यानी ज्यादा बच्चे स्कूल में पढ़ने आने लगे। इसके फायदे को देखते हुए गवर्नमेंट ने इसे नेशनल पॉलिसी में अडॉप्ट कर लिया। 1995 यानी 38 साल बाद। सीधे सीधे बात करें तो साउथ की पॉपुलेशन इस कैटेगरी में बाकी स्टेट से 38 साल आगे थी। अब हम में से जो लोग सोच रहे हैं कि इन स्टेट्स की एज अ होल जीडीपी से क्या लेना देना, यहाँ पर हर आदमी कितना कमा रहा है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड यस, यू आर राइट। इसीलिए इसे देखिए। इस डायग्राम से साफ पता चलता है कि साउथ के स्टेट्स यानी कर्नाटका, आंध्रा, तमिलनाडु, तेलंगाना, केरला और वेस्ट के स्टेट्स यानी गुजरात और महाराष्ट्र के लोग ज्यादा इनकम कर रहे हैं।
हालांकि नॉर्थ के कुछ स्टेट्स जैसे हरियाणा और चंडीगढ़ भी इन कैटेगरीज में आते हैं, पर अगर पूरे देश की बात करें तो ज्यादा इनकम करने वाले लोगों का कंसंट्रेशन साउथ या फिर वेस्ट की तरफ है। तो ओवरऑल इस डिस्कशन से हमने समझा क्या? देखो, किसी भी देश की इकोनॉमी के 4 पिलर्स होते हैं। पहला है एग्रीकल्चर, दूसरा है ट्रेड और कॉमर्स, तीसरा है ह्यूमन रिसोर्स और चौथी है अच्छी गवर्नमेंट पॉलिसीज, जिससे पीछे की 3 कैटेगरीज की डेवलपमेंट हो सके। साउथ, सेंट्रल और वेस्टर्न स्टेट्स ने अपनी अच्छी पॉलिसीज की वजह से बिजनेस में खूब तरक्की करी और साथ ही एग्रीकल्चर को भी जितना हो सके उतना आगे बढ़ाया। फॉर एग्जाम्पल 2021 में आंध्र प्रदेश में $600 मिलियन के स्पाइस को एक्सपोर्ट किया गया। वहीं पर ईस्ट और नॉर्थ एग्रीकल्चर में तो डेवलप हुए, पर ट्रेड और कॉमर्स में पीछे रह गए। ह्यूमन रिसोर्स के मामले में भी ये स्टेट्स काफी पीछे हैं। जैसे कि हमने वीडियो में बात की कि इन स्टेट्स में लोग ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं और यही कारण है कि इंडिया में गरीब और अमीर लोग जियोग्राफिकली डिवाइडेड हैं।